हाँ, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिए थे बच्चों, और हमने ये भी देख लिया था कि कैसे ये सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कैसे इनकी कंडक्टिविटी के अंदर एनहांसमेंट आती है बाय द प्रेजेंस ऑफ होल या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, एक बार ये टॉपिक कंप्लीट करने से पहले लास्ट हम एक बार इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में जैसा कि हमने बात करी थी, सेमीकंडक्टर्स के बारे में जैसा कि हमने बात करी थी, हमें एक ग्रुप हाइयर का एलिमेंट लेना पड़ता है ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ सके, और उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही हमारी कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर इंक्रीज हो जाती है, एनहांस हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर आपके पास सिलिकॉन का मेटल है, तो सिलिकॉन के मेटल के साथ आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आपको जोड़ना है तो आप फॉस्फोरस के साथ ऐसे कपल कर सकते हो। तो अगर आपको इस टाइप का कपल दिखाई दे जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मार्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर मान लो आपके पास जर्मेनियम का कपल दे दिया जाए सपोज आर्सेनिक के साथ, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपका कौन सा सेमीकंडक्टर होगा बच्चों? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस पैटर्न में आप डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर्स बना सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो यहाँ पे एलिमेंट लो वो मेटल्स लो, या फिर कुछ ऐसे मेटलॉइड्स टाइप के एलिमेंट्स आप ले सकते हो। ज़्यादा नॉन मेटल टाइप की एलिमेंट्स की तरफ मूव मत करना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा क्या जनरेट होता है? होल जनरेट होता है, यानी कि एक एलिमेंट लोअर ग्रुप का लेना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के साथ कपल करता हूँ, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में सीख लिया था लास्ट क्लास में, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है बच्चों? होल क्रिएट होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सेमीकंडक्टर दिखाई दे, ऐसा कपलिंग दिखाई दे, तो आप बेफिक्र होकर पी टाइप सेमीकंडक्टर पे आंसर अपना मार्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, या फिर अगर आप चाहो तो जर्मेनियम के साथ इंडियम की कपलिंग भी कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपका कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? आपका यहाँ पर भी पी टाइप सेमीकंडक्टर ही फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, अब इन सेमीकंडक्टर्स की एप्लीकेशंस आप कहाँ पर देख सकते हो रियल लाइफ में? देखिए बच्चों, आपको ये डायोड्स में देखने को मिलते हैं, ये आपको रेक्टिफायर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ये आपको ट्रांजिस्टर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये सवाल आता है, डायोड क्या है, रेक्टिफायर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है? बच्चों, ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं है। आप जब फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ोगे कि डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी, एनपीएन, ये जो जितने भी टाइप्स हैं ये सारी की सारी आप वहां पर डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अच्छा एक सवाल उठ के आता है कि ये तो चलो हमने सेमीकंडक्टर्स देख लिए कि हमें कपलिंग वगैरह करके हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको किसी दूसरे ग्रुप के, मान लो 14 के अलावा अगर किसी दूसरे ग्रुप का इस्तेमाल करके मैं कपलिंग करूं, तो क्या मैं सेमीकंडक्टर्स बना सकता हूं? जी बिल्कुल बना सकता हूं, बहुत आसानी से बना सकता हूं। अगर मैं ग्रुप 13 और 15 को कपल करता हूं बच्चों, तो यहां पर भी हमारे कई टाइप के सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलते हैं। आप इंडियम के साथ एंटीमनी को कपल कर सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ फॉस्फोरस को कपल कर सकते हो, और गैलियम के साथ आर्सेनिक को कपल कर सकते हो। इस टाइप के आपको ग्रुप 13-15 के सेमीकंडक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 14 के साथ ही कपल करना है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको 13-15 में करना है, आप 12-16 के अंदर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर 12-16 की कपलिंग भी हो जाती है। तो आप इसके एग्जाम्पल्स भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। 12 का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ग्रुप 12 के अंदर हमारे कौन से होते हैं? मैग्नीशियम होते हैं। मैग्नीशियम को आप ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के साथ कपल कर सकते हो। सपोज सेलेनियम के साथ आपने इसको कपल कर दिया, तो इस टाइप के आपको ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के सेमीकंडक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाला जो पार्ट है सॉलिड स्टेट के अंदर वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के ऊपर मूव करेंगे, जो कि हमारा इस टॉपिक का, इस सॉलिड स्टेट का जो लास्ट पार्ट है, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
चलिए बच्चों शुरू करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे मूव करने से पहले आपको थोड़ा सा मैग्नेटिज्म क्या होता है उसका थोड़ा ब्रीफ देना ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, बता देते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस चिड़िया का नाम है? देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि अगर मैं बात करूँ, आप लोकल लेवल पे अगर आप सोचने की कोशिश करें तो जैसे कि बच्चों आपके एरिया के अंदर जैसे कोई दिल्ली बेस्ड कोई लोकल एमएलए है, ठीक है बच्चों, तो उस लोकल एमएलए का जो इन्फ्लुएंस होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही होता है बच्चों। तो सिमिलरली जो हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, मान लो हमने क्या लिया, एक चार्ज्ड पार्टिकल लिया, ये चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, स्टैटिक मतलब रुका हुआ हो या चाहे मोशन के अंदर हो, ये चार्ज्ड पार्टिकल का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस इसके आसपास के सराउंडिंग में जरूर होगा। एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर रेडियस तक इसका इन्फ्लुएंस जरूर होगा। इस पर्टिकुलर रेडियस तक अगर इसको कोई दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल, सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अगर इसे दिखाई देगा तो हो सकता है कि क्या करे, ये इसे रिपेल करे। और अगर कोई मान लो दूसरा चार्ज पार्टिकल सपोज नेगेटिवली चार्ज दिखाई देगा तो ये हो सकता है कि ये इसे क्या करे बच्चों, अट्रैक्ट करे। तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है इसका जिस रेडियस तक इन्फ्लुएंस होता है, वेदर दिस चार्ज्ड पार्टिकल इज स्टैटिक और डायनेमिक, इस इन्फ्लुएंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी चार्ज्ड पार्टिकल having influence on its surrounding, उसके सराउंडिंग में उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है इट कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, ये दोनों टाइप का चार्ज्ड पार्टिकल के केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलती है। डायनेमिक चार्ज्ड पार्टिकल हम क्या ले सकते हैं, स्टैटिक भी ले सकते हैं और डायनेमिक चार्ज पार्टिकल भी ले सकते हैं। तो उसकी हर चार्ज पार्टिकल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। अब सवाल उठ के आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, जो मेन हमारा कंसेप्ट है, जो चीज हमें समझनी है। देखिए बच्चों, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर स्टैटिक है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अगर वो स्टैटिक है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तभी होगी जब हमारा चार्ज्ड पार्टिकल क्या होगा बच्चों, डायनामिक होगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं, कोई नेता है, कोई यूपी का नेता है, अगर वो मान लो बंगाल में जाके या फिर कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जाके या फिर कहीं राजस्थान में जाके रैली करता है तो उसका इन्फ्लुएंस वहां पर भी क्रिएट हो जाता है, तभी तो वो वहां पर जाता है कि नहीं बच्चों। तो सिमिलरली जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जैसे कि बच्चों हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है। अब मान लो इसकी करंट पोजीशन अगर यहां पर है तो क्या इस पोजीशन के आसपास इसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा। एज पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखूं तो कोई इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसकी करंट पोजीशन यहां पर भी है तो इसका इस पोजीशन पर भी इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि अगर वो यूपी का नेता है तो जरूर नहीं है कि सिर्फ यूपी पे ही उसका इन्फ्लुएंस हो, जो यूपी में वो काम करेगा उसका इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब किसी चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन होता है तो उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ उसकी करंट लोकेशन पे नहीं होता, उसका इन्फ्लुएंस कहीं और भी हो सकता है जहां जहां पर वो मूव करता है। ठीक है बच्चों, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल ऑन इट्स सराउंडिंग when the particle is moving, जब वो पार्टिकल मूविंग होगा, डायनामिक होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब वो पार्टिकल डायनामिक होगा सिर्फ तभी उसके इन्फ्लुएंस के, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के बारे में हम बात करेंगे। और यहां पर क्या है, अगर स्टैटिक भी होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा। ठीक है बच्चों, ओनली फॉर डायनामिक चार्ज्ड पार्टिकल। अब यहां पर अगर कोई पार्टिकल चार्ज्ड ही नहीं है तो ना तो कोई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ना तो कोई उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जब ये हमारा
ये हमारा जो चार्ज्ड पार्टिकल है, ये हमारा जब मोशन के अंदर होता है तो इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। कि भाई उसका मोशन है तो ये क्या बनाता है? एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनाता है। अब ये जो हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, स्पेसिफिकली हम इस चैप्टर के अंदर किस चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, आयंस की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया सॉलिड स्टेट के अंदर आयन का मोशन होता ही नहीं है, उनकी लोकेशन फिक्स्ड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो दो टाइप का होता है। कैसा होता है बच्चों? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज ऑर्बिटल मोशन होता है। कैसा होता है बच्चों? ऑर्बिटल मोशन। बताएंगे ये ऑर्बिटल मोशन क्या होता है। और दूसरा मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन। कैसा मोशन होता है बच्चों? स्पिन मोशन होता है। अब ये ऑर्बिटल मोशन और ये स्पिन मोशन किस बला का नाम है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन, ये मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, जब वो इस तरीके से मूव करता है, यानी कि एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में एक सर्कुलर मोशन दे रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिटल मोशन। जब यानी कि एक पर्टिकुलर चार्ज के इन्फ्लुएंस में वो गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन दे रहा है, जब वो अपनी खड़ी पोजीशन पे, यानी कि अगर वो यहाँ पे खड़ा है और वो इस तरीके से घूम रहा है, देखो बच्चों मैं जैसे पेन को घुमा रहा हूँ, अपनी पोजीशन पर ही रोटेशन दे रहा है, तो इस मोशन को हम बच्चों क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है बच्चों? अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। और हमारा स्पिन मोशन कैसा होता है बच्चों? अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे ही उसका मोशन होता है, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आई होप ये चीज क्लियर होगी होगी। अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दो तरीके का होगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन की वजह से होती है। अगर मोशन दो टाइप का है तो इन दोनों टाइप से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, होगी कि नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, ठीक है। दोनों ही टाइप से हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जनरेट होगी। आई होप यहां तक मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होऊंगा। इसी के साथ यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। एक बार आप देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं। सिंपल चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन दो टाइप का होता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, और इन दोनों मोशन की वजह से क्या जनरेट होती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर इन दोनों से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या हर सॉलिड सब्सटेंस हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, या बहुत ही जबरदस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए अगर इतना अच्छा मोशन हो रहा है तो? देखिए बच्चों, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, मैग्नीट्यूड होता है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, इन केसेस के अंदर ये बहुत ही स्मॉल होता है, इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है बच्चों। क्या होता है बच्चों? इन केसेस के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट को चेक करने के लिए जो यूनिट होती है, किसकी यूनिट बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? बोर मैग्नेटन। कौन सी यूनिट होती है बच्चों? बोर मैग्नेटन, ठीक है। अब बोर मैग्नेटन जो मैंने बोला है इसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, और इसको मैं वेरी स्मॉल से क्यों रिलेट कर रहा हूं? देखिए बच्चों, वन बोर मैग्नेटन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना कम करंट जनरेट करता है अपने चार्ज पार्टिकल के मोशन से पर यूनिट, पर स्क्वायर यूनिट लेंथ पे। आई होप देख पा रहे होंगे कितना छोटा है, 9.27 इंटू 10 की पावर -24, मतलब आप 0 पॉइंट कितने सारे जीरो लगाओगे एंड देन इट विल कम 927।
बहुत ही कम मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए हम जो इसकी यूनिट यूज़ करते हैं वो बोर मैग्नेटन यूज़ करते हैं। आप फिजिक्स के अंदर जनरली आप एम्पियर मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जो मैग्नेटिज्म के चैप्टर हैं उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है उसका जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधा पॉइंट पे आते हैं इसके बाद कि हमें इस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में खास ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ये कैटेगराइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। किस बेसिस पे कैटेगराइज्ड होते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, उस बेसिस पे इन सॉलिड सब्सटेंस को कैटेगराइज किया जाता है। क्लासिफाइड, कैटेगराइज्ड भी है, क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, 5 बेसिस पर इन्हें 5 कैटेगरीज के अंदर इन्हें डाला गया है। ठीक है, अब एक एक करके इन कैटेगरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सॉलिड सब्सटेंस, ये जो 5 कैटेगरीज हैं, अब ये 5 कैटेगरीज देखो सिंपल मैं अभी बता दूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी कैटेगरी अलग है, किसी में बिल्कुल ना के बराबर होता है, उनकी कैटेगरी अलग है। अब ये देख लेते हैं कि इनके नाम क्या हैं और आखिरकार कैसे इनको हम कैसे हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है बच्चों पैरामैग्नेटिज्म। देखिए बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म, ये जो हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट के डोमेन्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन्स बोलते हैं। ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, कभी कि किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारे क्या होते हैं, कैसे भी बना लो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये हमारे क्या है, रैंडमली अरेंज्ड मैग्नेटिक डोमेन्स है, मैग्नेटिक मूवमेंट के डोमेन्स हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो ये डोमेन्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड ही होते हैं। अरेंज्ड डोमेन्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे ही मैं इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करता हूं, क्या करता हूं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करता हूं, तो जो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीकली अट्रैक्टेड होते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं किसी मैग्नेटिक मूवमेंट के डोमेन के ऊपर छोड़ूंगा ना, तो ये अट्रैक्शन देते हैं कुछ ना कुछ, अगर ये हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट होते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड से, और ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे ही अट्रैक्ट होते हैं तो जो इनके डोमेन्स होते हैं वो एक लाइन के अंदर अरेंज्ड हो जाते हैं, एक लाइन के अंदर क्या हो जाते हैं बच्चों? अरेंज्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो ये जो अरेंजमेंट है ये ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस आर वीकली attracted by magnetic field, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने जैसा कि बताया ये क्या है हमारे, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होते, लूज कर देते हैं अपनी इस मैग्नेटिज्म को एज सुन एज द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, लूज देयर मैग्नेटिज्म, जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म, in the absence of magnetic field। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड हटती है ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, अपने फिर से रैंडमली अरेंज्ड हो जाते हैं। अब ये किन टाइप के सॉलिड सब्सटेंस के अंदर देखने को मिलते हैं जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं? जिनके पास एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Substance having one or more unpaired
इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो मोशन होता है और उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देख ली हैं। तो यहाँ पर हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ते आ रहे होंगे। कहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, कहाँ पर नहीं होती है। जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ वहीं पर आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल्स आपने क्लास 11th के अंदर एमओटी के अंदर और एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर भी पढ़े होंगे, जैसे O2 है, Cu2+ है, Fe3+ है, Cr3+ है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हो। एक आधा एग्जाम्पल वैसे ही ध्यान रह जाता है, कुछ खास लंबी चौड़ी कहानी इसके अंदर नहीं है। तो इन टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे हम जाते हैं। चलिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कैटेगरी पे हम जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी डायामैग्नेटिज्म। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, आपने थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको इसका होगा। डायामैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते, उल्टा रिपेल हो जाते हैं। कहीं कहीं सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं जो वीकली रिपेल कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट के डोमेन्स होते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं और अल्टीमेटली जो सब्सटेंस होते हैं वो बिल्कुल भी मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है, weakly repelled by magnetic field। तो अगर ये वीकली रिपेल करेंगे तो ये क्या करेंगे? वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। अभी आप सोचोगे कि मैग्नेटाइज्ड कैसे होगा? वीकली मैग्नेटाइज्ड, लेकिन होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर रिपल्शन होगी तो जो डोमेन्स होते हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन उस तरीके से नहीं जाएंगे जिस तरीके से पैरामैग्नेटिज्म में जाते हैं। कुछ कुछ चले जाएंगे, कुछ कुछ रह जाएंगे। ठीक है, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये कौन से सब्सटेंस शो करते हैं डायामैग्नेटिज्म? Substance having no unpaired electron, having no unpaired electron shows diamagnetism। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, कुछ खास लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इसके ऊपर जनरली आपसे कभी कभी एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर से आने के चांसेस नहीं होते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आगे के जो 3 हैं वो थोड़े से देखने वाले हैं। जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सब टॉपिक में से यहीं से आपको मिल सकते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, देखिए बच्चों, फेरोमैग्नेटिज्म की कहानी भी बिल्कुल पैरामैग्नेटिज्म जैसी है। बस फ़र्क इतना है कि जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और ये क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा बहुत गजब तरीके से अट्रैक्ट हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने सारे डोमेन्स को अलाइन कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाएं, ये आपके कुछ डोमेन्स हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के, ये सारे के सारे रैंडमली अरेंज्ड हैं, और जैसे ही मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो ये सारे के सारे डोमेन्स एक बहुत बढ़िया तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो गए। अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सिर्फ यही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन नहीं होंगे, एट द सेम टाइम ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड,
बस ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर और पैरामैग्नेटिज्म के अंदर। पैरामैग्नेटिज्म के अंदर जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो वो फिर से अपनी डायरेक्शंस को लूज कर देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो, एक बार आपने लगा दी और ये अरेंज हो गए, और एक बार आप उसके बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो, तो भी ये गजब की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, गजब की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी कि कुछ क्लासेस होती है ना, बहुत ही गजब होती है। एक बार टीचर धमका के चला गया और समझा के चला गया कि भाई बच्चों चुप रहो, तो वो क्लासेस टीचर के बाहर जाने के बाद भी चुप रहती हैं। उसी तरीके से ये भी हमारे फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं कि अगर टीचर बाहर चला गया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चली भी गई, तो भी ये अपने जो डोमेन्स होते हैं वो परमानेंटली अरेंज करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बस ये एक मेजर डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर और पैरामैग्नेटिज्म के अंदर। और दूसरा डिफरेंस, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बार लिख देते हैं ये ऑर्डरिंग ऑफ domains persist when the magnetic field is removed. Substance become permanent magnet, वो permanent magnet बन जाता है। मतलब ऐसा तो आइडियल केस ही होती है क्लासेस, धमका दिया और परमानेंट मैग्नेट बन के बिल्कुल ही ज़िंदगी भर कुछ नहीं बोला। तो जनरली लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, हालांकि केमिस्ट्री में मिल जाती हैं। चलिए ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक बार इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे, जैसे इसका एग्जांपल है CrO2, एक ये DF ब्लॉक एलिमेंट है गैडोलिनियम। तो आप एक आधा एग्जांपल देख सकते हैं, बाकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए ये फेरोमैग्नेटिज्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म नाम से क्लियर है, जो फेरोमैग्नेटिज्म करेगा मैं उसका एंटी करूंगा, बिल्कुल ऑपोजिट करूंगा। यानी कि अगर मान लो ये जो तुम्हारे डाइपोल्स हैं उल्टे सीधे जो अरेंज्ड है, जो तुम्हारे डोमेन्स हैं ये उल्टे सीधे अरेंज्ड हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन होगी, लगेंगी, तो ये क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर जो डाइपोल्स होते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। वही एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये ऑपोजिटली अरेंज हो जाते हैं। मतलब एक डाइपोल ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएगा, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो ये क्या करते हैं, एक का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसल आउट कर देती है। यानी कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलता है हमें, नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होंगे हमारे ऑपोजिटली ओरिएंटेड डोमेन्स। क्या देते हैं हमें, ऑपोजिटली ओरिएंटेड डोमेन्स। कहाँ, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत गजब की हो गई थी, उसकी वजह से परमानेंट मैग्नेट बन गए, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, बिल्कुल ही जीरो, नील बटा सन्नाटा। कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मूवमेंट। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसकी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंगनीज ऑक्साइड, MnO एक एग्जाम्पल है जो इस टाइप का हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की अलाइनमेंट देता है। ठीक है, डोमेन
अट्रैक्टेड डायरेक्शन। आई होप ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी क्लियर हो गया होगा। ये कुछ इस तरीके का है, क्लास में टीचर आया धमका के गया, तो कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि भाई बिल्कुल चुप हो गए, टीचर की बात मान ली, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो बोला बिल्कुल उसका उल्टा किया। मतलब बोल के तो देखो ये काम, हम बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, बोलोगे शांत बैठेंगे तो और ज़्यादा चिल्लाएंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, कुछ चुप बैठे हैं, कुछ अल्टीमेटली बिल्कुल वो हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्ट क्या आया, कुछ भी नहीं, आवाज़ तो जैसी पहले थी वैसी वैसी रही, कुछ खास डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट हमारा है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म ये लास्ट कैटेगरी है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये कुछ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जैसा ही है, बट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में तो एक यूनिफॉर्मिटी थी, भाई एक ऊपर जाएगा तो दूसरा क्या जाएगा, नीचे, बिल्कुल ऑपोजिटली ओरिएंटेड थे। लेकिन इस स्थिति के अंदर क्या होते हैं, अरेंज तो हो जाते हैं, कुछ ऑपोजिट हो जाते हैं, कुछ वैसे ही रहते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, यहाँ पे जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो हुआ क्या, मतलब कोई पैटर्न नहीं है इसमें। जैसे कि एक तो ये पैटर्न था ना, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर कभी भी नीचे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, कभी भी ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल क्या पता डायरेक्शन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड में ही, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तुमने अप्लाई करी है वहीं पर तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिले, क्या पता उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी देखने को मिले। इसमें आप कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि ये जो रैंडमली अरेंज्ड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर पकड़ लेंगे हम अपनी, या तो रिवर्स डायरेक्शन पकड़ेंगे या सेम डायरेक्शन पकड़ेंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जरूर पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो तुम्हारे सब्सटेंस होते हैं, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, फेरी मैग्नेटिज्म। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आता है वो थोड़ा थोड़ा निकल के आता है, कुछ मतलब फेरो जैसा भी नहीं होता, कुछ एंटी फेरो जैसा भी नहीं होता, कुछ बीच का रिजल्ट निकल के आता है कि कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो कर ही देंगे, ठीक है बच्चों। अलाइंड, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, वो तो ठीक है, बट मेन चीज क्या है, इन अनइक्वल नंबर्स। पता नहीं भाई किस तरफ ज्यादा होंगे किस तरफ कम होंगे, क्या पता क्लास के अंदर शैतान बच्चे ज़्यादा हों और शांत बच्चे कम हो, क्या पता क्लास के अंदर शांत बच्चे ज़्यादा हों शैतान बच्चे कम हो, अनइक्वल नंबर होगा, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एट द सेम टाइम दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड as compared to फेरोमैग्नेटिज्म। अरे फेरोमैग्नेटिज्म का तो कोई मुकाबला ही नहीं, ऐसी क्लास मिल जाए तो मतलब टीचर तो बिल्कुल ही निहाल सा हो जाए। फेरोमैग्नेटिज्म एक बार बोल दिया, उसी डायरेक्शन के अंदर सारे के सारे बच्चे अरेंज हो गए और सारे टॉपर बन के निकलेंगे, मैं तो कहता हूँ इसमें, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, आपको इस टाइप के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, कुछ कंबाइन टाइप के, जैसे मैग्नीशियम के साथ आयरन को कंबाइन करके ऑक्साइड फॉर्म कर दिया, या फिर आपको जिंक के साथ आयरन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। मतलब आयरन तो अच्छा खासा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देता, बट इन दोनों के जुड़ने की वजह से कुछ ना कुछ काम खराब हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है, ऑन हीटिंग जो फेरी मैग्नेटिज्म होते हैं ये पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। ऑन हीटिंग बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है बच्चों। मैंने पूरी कोशिश करी, आपको जितना मैं दे सकता था मैंने अपनी तरफ से दिया, चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है बच्चों आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा आपके डाउट्स को सॉल्व करूँ उतना कर सकूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक हिट कीजिए और ये अपने शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके